Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, sir. morning, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो Good डिस्कस किया morning, था sir. एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है उसका मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कब एनालिटिक बोला जाता है, वो चेक करने का कंडीशन क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो लास्ट क्लास में जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो जस्ट ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज उसी को कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन इसका मतलब क्या होता है, तो ये 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे स्लाइड में लिखे गए हैं ये हमने ऑलरेडी कल क्लास में डिस्कस किया था, एक रिवीजन ही है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z0, मतलब किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और उस पॉइंट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फंक्शन अगर सिर्फ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उसको हम एनालिटिक नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ देर बाद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। फंक्शन अगर सिर्फ z0 पे डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तब उसको हम एनालिटिक नहीं बोल सकते। किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा और नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, a complex function f of z is said to be analytic in a region R if it is analytic at every point in that region। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक रीजन के अंदर एनालिटिक है, इसका मतलब है उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक, मतलब डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो रीजन में एनालिटिक होने का मतलब उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक होगा, मतलब ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड पॉइंट, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है, समेशन a के z टू द पावर k वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। कोई भी फंक्शन जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इट विल बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे जिसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होंगे, दे विल बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। नेगेटिव इंटीजर होगा तो सारे पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पावर होगा मतलब नेगेटिव पावर होगा तब भी एनालिटिक नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पावर होगा तब भी एनालिटिक नहीं हो सकता। क्यों, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था विद एग्जांपल। तो पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा एट एवरी पॉइंट। एंड फोर्थ वन, एनी फंक्शन f ऑफ z बार और z स्टार, z स्टार जो है वो एनालिटिक नहीं होता, इसलिए फंक्शन ऑफ z स्टार भी एनालिटिक नहीं होगा। इसका रीजन है डिफरेंशिएबल नहीं है। z स्टार जो है, z स्टार डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो फंक्शन ऑफ z स्टार डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और फंक्शन ऑफ z स्टार अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कल क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एग्जाम में आपको एक फंक्शन गिवन होता है और आपको पूछा जाए ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है और फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन अगर z के टर्म्स में है, जो फंक्शन है वो अगर z के टर्म्स में गिवन है, z को तो हम x और y में भी लिख सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं फंक्शन अगर z के टर्म्स में है तो हम एनालिटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखा गया है, देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द फंक्शन f ऑफ z एंड g ऑफ z आर एनालिटिक इन ए रीजन R, f ऑफ z और g ऑफ z दो फंक्शंस हैं,
एंड दिस फंक्शंस आर एनालिटिक इन ए रीजन आर। एक रीजन के अंदर एनालिटिक है। रीजन के अंदर एनालिटिक होने का मतलब उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस इन दो फंक्शन का सम और डिफरेंस या दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है ये भी उस रीजन के अंदर एनालिटिक होगा ही। ये सेम प्रॉपर्टी हमने डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, जी ऑफ जेड एनालिटिक है इन ए पर्टिकुलर रीजन आर। तो इन दो फंक्शन का सम, इन दो फंक्शन का डिफरेंस और इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट ये भी एनालिटिक होगा उसी रीजन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल, सपोज आपके पास है e टू द पावर z cos ऑफ z स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स है, ठीक है, e टू द पावर z cos ऑफ z स्क्वायर। अब बताइए इसके अंदर आप देखेंगे z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो दीज आर एनालिटिक इन नेचर, एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। जैसा मैंने बताया था एनालिटिक एट एवरी पॉइंट बोलने का मतलब हम फाइनाइट z की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, ठीक है ना। अगर आप इसका सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट लेते हैं वो भी एनालिटिक ही होगा। e टू द पावर z cos z स्क्वायर, e टू द पावर z माइनस साइन z cos z स्क्वायर, डिफरेंस लीजिए, सम लीजिए या इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, ये ऑलवेज एनालिटिक, मतलब ये एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। तो दो फंक्शन हमने चूज किया जो एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट तीनों ही एनालिटिक होंगे एट एवरी पॉइंट। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा डिवीजन में क्या होगा। डिवीजन में कुछ कंडीशंस होते हैं, वही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक होगा। दो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक होता है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर लास्ट स्लाइड में फोर्थ पॉइंट पे सर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बात किया है क्या? एफ जेड बार लिखा हुआ है उसमें, तो जेड बार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होता है। ओके ओके। एफ ऑफ जेड बार और जेड स्टार सेम ही है ना, ठीक है। तो जेड बार और जेड स्टार सेम है, तो फंक्शन के अंदर अगर जेड बार या जेड स्टार प्रेजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्रेजेंट है, तो वो कभी भी एनालिटिक नहीं हो, इज नॉट एनालिटिक, जेड बार या जेड स्टार। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसमें आपको बोल दिया गया एक फंक्शन है, सपोज वो गिवन है जेड क्यूब इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड, कोई बता सकता है ये एनालिटिक होगा या नहीं होगा? एनालिटिक है सर। ये एनालिटिक है बिकॉज जेड क्यूब एनालिटिक है, दिस इज एनालिटिक। जो साइन हाइपरबोलिक जेड है वो भी एनालिटिक है, क्यों? इसके अंदर जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एनालिटिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो जेड क्यूब भी एनालिटिक है, साइन हाइपरबोलिक जेड भी एनालिटिक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एनालिटिक होगा बिकॉज इसके अंदर जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो डिवीजन होगा तो क्या होता है देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, f of z and g of z are analytic in a region R। दो फंक्शंस लिए गए जो रीजन R के अंदर एनालिटिक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ पे मैं रीजन R की बात कर रहा हूं, जो रीजन R है ना, तो ऐसा भी हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक
पर्टिकुलर रीजन हो, ठीक है, या एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, ये भी हो सकता है। जैसे पिछला जो एग्जांपल था, इसमें एवरी पॉइंट बोलने का मतलब क्या है? एवरी पॉइंट का मतलब है एंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं। एनालिटिक एट एवरी पॉइंट का मतलब है हम एंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन आर बोला गया है, ये एंटायर प्लेन भी हो सकता है या एंटायर प्लेन के अंदर एक स्मॉल रीजन भी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है। दोनों के लिए प्रॉपर्टीज वैलिड है। ये रीजन आर जो है, ये एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हो सकता है या एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक पार्ट भी हो सकता है। दोनों के लिए प्रॉपर्टीज ट्रू है। तो फंक्शन एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड रीजन आर के अंदर एनालिटिक है। तो इनका जो डिवीजन है एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड, it will be analytic at all points in the region R except those points for which g of z is 0. तो f of z एनालिटिक है, g of z एनालिटिक है, तो इनका जो डिवीजन है f of z अपॉन g of z, ये भी एनालिटिक होगा बट एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। तो दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक in region R except points for which g of z 0 है। जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, except those points for which g of z equal to 0. because g of z अगर 0 बन जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज नॉट डिफाइंड होने का मतलब है लिमिट कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो जी ऑफ जेड अगर 0 बन जाता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट दोस पॉइंट जिसमें जी ऑफ जेड 0 बन रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स पे होगा। जिन पॉइंट पे जी ऑफ जेड 0 बनेगा उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता। सम एग्जांपल्स ऑन दिस, बिकॉज़ यही चीजें इंपॉर्टेंट है। बाद में हम देखेंगे इसी तरीके से आप सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलर पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक फंक्शन गिवन है, उसके सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जो भी पूछा गया है। तो सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन में ये प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, या फाई जेड लिखते हैं, फाई जेड इक्वल टू सपोज कॉट जेड गिवन है। एक बार गेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉट जेड था, उसके सिंगुलर पॉइंट के बारे में कुछ पूछा गया था। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसी को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो ऊपर जो लिखा गया है, पॉइंट्स फॉर विच जी ऑफ जेड इक्वल टू 0, जी ऑफ जेड जब 0 होगा तब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट्स। तो जिन पॉइंट्स पे जी ऑफ जेड 0 होगा वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। दीज आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। किसका सिंगुलर पॉइंट है? इंटायर फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड। जहां पे जी ऑफ जेड 0 बनेगा वहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है कॉट जेड, इसके बाद सपोज चेक करना है कहां पे एनालिटिक नहीं है। तो देखिए कॉट जेड को आप लिख सकते हो कॉस जेड अपॉन साइन जेड। अब मुझे बताइए जो ऊपर लिखा गया था, जो एफ जेड और जी जेड है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है? कॉस जेड। जी ऑफ जेड क्या है? साइन जेड। तो कंपेयर करके देखें तो इस फॉर्मेट में है। तो कॉस जेड भी एनालिटिक होता है, साइन जेड भी एनालिटिक होता है। जो कॉस जेड है वो भी एनालिटिक होता है और साइन जेड जो है वो भी एनालिटिक होता है। तो ये डिवीजन कब एनालिटिक नहीं होगा?
जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो देखिए g ऑफ z, देखते हैं 0 कब बनता है। तो g ऑफ z मतलब साइन z, तो साइन z 0, तो z कितना होगा? Zero n पाई। n का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये आएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इन पॉइंट्स पे g ऑफ z 0 बनेगा, और g ऑफ z 0 बनने का मतलब जो फंक्शन है cot z वो एनालिटिक नहीं होगा। तो दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, जहां पे g ऑफ z 0 बनेगा और फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। एट दिस पॉइंट फाई ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। हम एंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये f ऑफ फाई ऑफ z एनालिटिक नहीं है। f ऑफ z या g ऑफ z की बात नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअली, पूरे डिवीजन की f ऑफ z अपॉन g ऑफ z की बात कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फाई z। क्लियर एग्जांपल एवरीवन? Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और भी कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये तो हमने cot z ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे जितने भी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, ये कहीं ना कहीं पे आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हेल्प करेगा। बाद में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 1। इसको बोलते हैं फाई z। तो ये भी आप देख सकते हैं f ऑफ z अपॉन g ऑफ z इस फॉर्मेट का है, डिवीजन के फॉर्मेट में, f ऑफ z अपॉन g ऑफ z। अगर आप f ऑफ z की बात करें तो एनालिटिक है। अगर आप f ऑफ z की बात करते हैं, f ऑफ z क्या है? z स्क्वायर, z स्क्वायर तो एनालिटिक है, पॉजिटिव इंटीजर पावर। अगर आप g ऑफ z की बात करें, g ऑफ z क्या है? z टू द पावर 4 प्लस 1, ये भी एनालिटिक है, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। लेकिन डिवीजन जो है वो कुछ पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो fz एनालिटिक है, g ऑफ z एनालिटिक है, बट इनका डिवीजन एनालिटिक नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो देखिए g ऑफ z इक्वल टू 0, तो g ऑफ z इक्वल टू 0 का मतलब है z टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें z का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए z टू द पावर 4 इक्वल टू -1। ना जब हमने आई थिंक सेकंड क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम लोगों ने ऑयलर्स फॉर्मूला पढ़ा था। वहां पे जो ऑयलर्स फॉर्मूले में कुछ रिजल्ट बताए गए थे, वो मैंने बोला था सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए -1 है, तो -1 को आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई। -1 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। +1 होता था तो हम क्या लिखते थे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे -1 है तो -1 को आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो z टू द पावर 4 इक्वल टू दिस। इसी टाइप का कैलकुलेशन हमने जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किया था तब भी यूज किया था। तो z इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 था वो राइट हैंड साइड में 1/4 आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे g ऑफ z 0 बनेगा, और g ऑफ z 0 बनने का मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनीवन इसमें n का वैल्यू क्या क्या लेंगे?
0 1 2 3 बिल्कुल Consecutive. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे z टू द पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, तो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। नॉर्मली क्या लिया जाता है, 0 से स्टार्ट किया जाएगा, 0 1 2 3, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 0 1 2 3। ओके, तो n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखिए n इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, n इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4, n इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 4, n इक्वल टू 3 रिप्लेस करेंगे तो e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 4। And these are the singular points of the function. इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे बाद में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। बट सिंगुलर पॉइंट जब कैलकुलेशन करना है, जो कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो तरीका यही होता है, जैसे हम डिवीजन के फॉर्म में फंक्शन होता है। तो देयर आर 4 सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैलकुलेशन जो हमने अभी किया, z टू द पावर 4 प्लस 1 0, फिर -1 को एक्सपोनेंशियल में लिख के हमने ये सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट किए। तो इसके 4 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल, phi z इक्वल टू z अपॉन e टू द पावर z प्लस 1। ये भी आप देखिए डिवीजन के फॉर्मेट में ही है, f ऑफ z अपॉन g ऑफ z, सॉरी -1 करते हैं, e टू द पावर z -1। प्लीज कैलकुलेट इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हैं। सिंगुलर पॉइंट्स मतलब कहां पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। Z equal to 0. z इक्वल टू 0 है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, एक नहीं बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे e टू द पावर z इक्वल टू 1 आएगा ना, और 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, I 2n पाई। 2n पाई। ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अगर आपका z के बदले x होता रियल नंबर, तब तो x इक्वल टू 0 ही लिखते, बट z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। चेक कीजिए, अगर आप दोनों तरफ पावर कंपेयर करते हैं तो ये आएगा z इज इक्वल टू आयोटा n पाई। तो these are the singular points of the function, z equal to 2n pi, z equal to iota 2n pi. These are the singular points. जब हमने एग्जांपल डिस्कस किए से किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इस टाइप के क्वेश्चन काफी कॉमन है, कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंगुलर पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो सर, एक तरीका, हाँ बताइए सर यहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के, सर कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, n इक्वल टू 0 +-1 +-2। तो आप देखिए समझेंगे कैसे। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, ऊपर वाले एग्जांपल में z का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 सर। 4, तो कितने रूट्स आने चाहिए सर 4 आने चाहिए, इसलिए हमने n का वैल्यू लिया 0 1 2 3। 3। अब बताइए ये जो इक्वेशन है e टू द पावर z -1, इसमें z का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें z का हाईएस्ट पावर सर 1। 1 क्या हुआ है, e टू द पावर z का एक्सपेंशन कीजिए ना, इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी, बिल्कुल। e टू द पावर z का एक्सपेंशन करेंगे तो z, z², z³, z5 ऐसे z टू द पावर इन्फिनिटी तक आएगा। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट। तो इस केस में n का वैल्यू क्या होगा,
0 +-1 +-2 अप टू इंफिनिटी। ओके सर। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। तो इक्वेशन में जेड का जो हाईएस्ट पावर है ना वो नोटिस कीजिए, जेड का जो हाईएस्ट पावर है उतने, जैसे यहाँ पे z⁴ था तो 4 रूट्स, तो ये 4 वैल्यूज लिए थे। यहाँ पे जेड का हाईएस्ट पावर है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो n के पॉसिबल वैल्यूज ये आ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें फंक्शन जेड के फॉर्मेट में था, और जो डिवीजन वाला पार्ट था, डिवीजन, सम, प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा बताया गया। ठीक है, फंक्शन जेड के टर्म्स में है, सम होगा तो क्या होगा, डिफरेंस होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या होगा, वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन अगर एक्स वाई के टर्म्स में है, बिकॉज फंक्शन एफ किसका फंक्शन है, जेड का, जेड किसका फंक्शन है, एक्स वाई का या आर थीटा का। तो फंक्शन अगर एक्स वाई या आर थीटा के फॉर्मेट में है तो हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो वी नो दैट जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड इज e टू द पावर आयोटा थीटा। तो फंक्शन का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को बोलते हैं u और इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं v। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z जो इस फॉर्मेट में है u प्लस आयोटा v, u इज द रियल पार्ट, v इज द इमेजिनरी पार्ट, और पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखेंगे तो यही आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में uv xy का फंक्शन होगा और पोलर कोऑर्डिनेट में uv r थीटा का फंक्शन होगा। तो फंक्शन सपोज इस फॉर्मेट में गिवन है, दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक इन ए रीजन R, ये फंक्शन एक रीजन के अंदर एनालिटिक होगा अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एक है नेसेसरी कंडीशन और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, ये कब अप्लाई करते हैं, जब फंक्शन इस फॉर्मेट में होगा u प्लस आयोटा v, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उससे हमें चेक करना है वो एनालिटिक है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, और इसको कॉची-रीमान इक्वेशन या सीआर इक्वेशन भी बोला जाता है। नेसेसरी कंडीशन और कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन, क्या लिखा गया देखिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट the real part u and imaginary part v satisfies the following relation at every point in this region। ये फंक्शन एनालिटिक होगा, इसका नेसेसरी कंडीशन है जो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v है वो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है, डेल u डेल x इक्वल टू डेल v डेल y एंड डेल u डेल y इक्वल टू माइनस डेल v डेल x। रेनू झाकर प्लीज म्यूट करके रखिए माइक। तो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v, इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब uv अगर xy में है, अगर xy में ना होके पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, xy में ना होके पोलर कोऑर्डिनेट में होता है तो क्या फॉर्मेट होगा, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो u और v इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रियल पार्ट u and imaginary part v will satisfy this condition।
If the function is given in polar coordinates, then we will use this relation. फंक्शन अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो ये कंडीशन चेक करेंगे. इसको क्या बोला जाता है? कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. दोनों चेक करना जरूरी है. पहला है डेल यू डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी डेल थीटा, और दूसरा इक्वेशन है डेल यू डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी डेल आर. अगर आपको लगे ये कंडीशन आता कैसे है, मैं डेरिवेशन में तो नहीं जा रहा हूं, ठीक है. ये बेसिकली फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है? फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है? एनीवन? डिफरेंशिएबल है फंक्शन. फंक्शन डिफरेंशिएबल है. फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है. कल क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था. कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब डेरिवेटिव को हम एक लिमिट के फॉर्म में लिख रहे थे. अगर आपको याद है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको हम एक लिमिट के फॉर्म में लिख रहे थे. तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट करता है. और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. और फंक्शन के डेरिवेटिव को कल हमने एक लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा. लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा. तो लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये कंडीशन अप्लाई करके ये कॉची-रीमान इक्वेशन जो है वो डिराइव किया जाता है. मैं ग्रुप में इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है वो मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, ये जो कॉची-रीमान इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्म है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फॉर्म आता है. ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होगा. लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट है, वो कंडीशन अप्लाई करके ये सीआर इक्वेशन डिराइव किया जाता है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मेट आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मेट आएगा. क्लियर? बट ध्यान रखिएगा ये नेसेसरी कंडीशन है. जो कॉची-रीमान इक्वेशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. जो दूसरा कंडीशन है जिसको बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है. ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं all should be continuous functions of x and y. अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, डेल यू डेल आर, डेल यू डेल थीटा, डेल वी डेल आर, डेल वी डेल थीटा आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा. दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन. जो डेरिवेटिव्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा तो ये डेरिवेटिव ये एक्स वाई के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए. और अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो ये डेल यू डेल थीटा, डेल यू डेल आर जो भी है ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये आर और थीटा का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. तो जैसे फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वैसे ही इनका कॉन्टिन्यूटी चेक किया जाता है. तो इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो u और v के टर्म्स में गिवन है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट में गिवन है u प्लस आयोटा v, वो एनालिटिक है या नहीं है चेक करने के लिए दोनों कंडीशन चेक करने पड़ते हैं. पहले क्या चेक करना है? नेसेसरी कंडीशन. फिर क्या चेक करना है? सफिशिएंट कंडीशन. दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, और जैसे बताया गया दिस इज सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म. सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म अगर कहीं पे लिखा रहता है उसका मतलब यह है. एंड पिछले स्लाइड में जो लिखा गया दिस इज सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अब एग्जाम में आप क्या करेंगे? एग्जाम में एक फंक्शन गिवन है और उसमें पता करना है वो फंक्शन एनालिटिक है
या नहीं है, ये पता करना है। देखिए, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक फंक्शन गिवन होता है और पूछा जाता है ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, चेक कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है ना, उस केस में मेथड होता है, पहले आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करना है। ये मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं उनका स्टेप बता रहा हूं। एक फंक्शन गिवन है, पहले आप चेक कीजिए फंक्शन का रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपीटिंग, फर्स्ट हमें चेक करना है गिवन फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ, अगर फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर फंक्शन CR इक्वेशन को मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम क्या चेक करेंगे, वो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक, सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉट एनालिटिक। तो पहले क्या चेक करते हैं, पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम क्या चेक करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। यह तरीका हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो पहले इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, बिकॉज एग्जाम में तो MCQ क्वेश्चंस आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीवन, जो स्टेप्स बताए गए? Yes, sir. Yes, sir. पहले क्या चेक करना है, Necessary Necessary कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बोलेंगे, Not analytic. Not analytic. नॉट एनालिटिक। और अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या करेंगे, Sufficient condition check. सफिशिएंट कंडीशन चेक करेंगे। बिल्कुल, वन एग्जांपल ऑन दिस। Suppose function is sin z, or suppose e to the power z. Function is e to the power z. ठीक है, नाउ इसको अगर हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में लिखे, देखिए z के बदले हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आयोटा y। तो इसको आप लिख सकते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में e टू द पावर x इंटू कॉस y प्लस आयोटा e टू द पावर x इंटू साइन y। तो जो e टू द पावर z फंक्शन है, इसका रियल पार्ट है u इज दिस e टू द पावर x इंटू कॉस y, ये भी xy का फंक्शन है, और इमेजिनरी पार्ट है e टू द पावर x साइन y, दिस इज v, जो xy का फंक्शन है। नाउ मुझे विदाउट कैलकुलेशन भी आप बता सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन बताइए e टू द पावर z एनालिटिक है या नहीं है? सर एनालिटिक। Analytic. क्यों क्यों? क्योंकि function of e to z. power of z x and Integer राइट, सीरीज में सीरीज एक्सपेंशन। बिल्कुल, e टू द पावर z के अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, e टू द पावर z के अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो ये एनालिटिक होगा।
तो सिंस ये एनालिटिक है तो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम एक दूसरे तरीके से चेक कर रहे हैं। यूवी में गिवन है, सपोज हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो पहले नेसेसरी कंडीशन डेल यू डेल एक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा e टू द पावर x cos y, और डेल वी डेल वाई कैलकुलेट कीजिए वो भी यही आ रहा है। डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल वाई इक्वल है, यू कैन चेक। यू और वी पता है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और सेकंड सीआर इक्वेशन क्या था, डेल यू डेल वाई कितना आएगा, डेल यू डेल वाई माइनस e टू द पावर x साइन y, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। चेक कीजिए, मतलब ये जो फंक्शन है e टू द पावर z, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो सीआर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाइज नेसेसरी कंडीशन। ये कैलकुलेशन क्लियर एवरीवन, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाले? यस सर। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एनालिटिक हो सकता है। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब एनालिटिक हो सकता है। फिर हमें क्या चेक करना है, सफिशिएंट कंडीशन। अब मुझे बताइए, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बेसिकली ये फंक्शंस हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, ये आपने अभी कैलकुलेट किए, डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इसके अंदर कैसे टब क्या फंक्शंस प्रेजेंट है, एनीवन? क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? e raised to power x cos e टू द पावर x प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, cos y cos y sin y, ये प्रेजेंट है ना। अब मुझे बताइए e टू द पावर x cos y sin y ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं नहीं होते हैं? yes कंटिन्यूस होते हैं सर। ये तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये तो हमें पता है, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन, तो दीज आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। continuous तो इसको क्या हमें एज सच कोई मैथमेटिकली चेक करने का जरूरत है, वो तो हम फंक्शन देख के ही बता सकते हैं। yes फंक्शन sir. में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूअस होते ही है। तो दीज आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सफिशिएंट कंडीशन यही था, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये एक्स वाई के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए, और हमने फंक्शन देख के बता दिया, e टू द पावर x sin y cos y जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ही होते हैं। तो गिवन फंक्शन नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक है या नॉट एनालिटिक? analytic So this function is analytic in nature because it's necessary और sufficient दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ना देखिए, एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा नेसेसरी कंडीशन चेक करने के लिए तो हमने कुछ कैलकुलेशन किए, डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों को इक्वेट किया। लेकिन ये जो सफिशिएंट कंडीशन वाला पार्ट है, इसमें क्या एज सच हमने कोई मैथमेटिक्स सॉल्व किया है या फंक्शन देख के ही बता दिया ये कॉन्टिन्यूअस है? फंक्शन देख के बता दिया। जो सफिशिएंट कंडीशन हमें चेक करना था, इसमें एज सच हमने कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म किया ही नहीं है, कोई मैथमेटिक्स कोई स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया ही नहीं है, हमने ये फंक्शन देख के ही बता दिया ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो क्या होता है एग्जामिनेशन में, जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे ना,
वो पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आपको पता लग जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। वो पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आपको पता लग जाएगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफिशिएंट कंडीशंस जो है इसको अलग से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। अलग से चेक करने का मतलब मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता। जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे वो फंक्शन देख के ही आपको लग जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, डिसकंटिन्यूअस है तो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए एक्स्ट्रा कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में जस्ट हम नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत है ही नहीं। ये पार्शियल डेरिवेटिव देख के ही आप बता सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जस्ट हमें नेसेसरी कंडीशन मतलब सीआर इक्वेशन चेक करना है। सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन के लिए अलग कोई मैथमेटिक्स करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है। सर नाउ सर हाँ बताइए। सर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें del u del x इज इक्वल टू 10x आ रहा हो और वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो क्या सर वो सफिशिएंट को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, 10x तो डिसकंटिन्यूअस है। यस वो सर, तो तब देख के तो बता सकते हैं ना। यस सर, तब तो वो एनालिटिक नहीं होगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस में जैसे अगर आपको बोला जाए जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स करते हैं ना, राइट हैंड Yes, sir. लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। यस मैं सर, ये चीज बोल रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन में इनका कॉन्टिन्यूटी चेक करने का जो मैथमेटिक्स है वो परफॉर्म करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके वो आप देख के ही बता सकते हैं। जैसे आपने बोला सपोज 10x आ गया, अब Yes, 10x कॉन्टिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूअस होता है? डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस। तो क्या हम चेक करेंगे या डायरेक्ट बता देंगे? नहीं, चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता। बिल्कुल। तो वही मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में हमें नेसेसरी कंडीशन तक ही जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स करने का। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? No, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अभी हमने क्या देखा, फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे अब देखिए क्या बोला गया है, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड सेटिस्फाइज कॉची-रीमान इक्वेशन ओनली एट z इक्वल टू z0। मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो है, मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो है, बट ओनली एट वन पॉइंट z इक्वल टू z0। एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है बट सिर्फ एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है। इन दैट केस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z0 बट नॉट एनालिटिक। ठीक है। तो सपोज एक पॉइंट है z इक्वल टू z0 इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन। जो फंक्शन है वो z0 पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो f ऑफ z satisfies CR equation only at z equal to z0। तो अब मुझे बताइए अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है बाकी पॉइंट्स पे नहीं करता तो ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे।
बिकॉज जो सीआर इक्वेशन डिराइव किया जाता है वो डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन से डिराइव किया जाता है, तो मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया। तो फंक्शन अगर z0 पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z0। तो ये z इक्वल टू z0 पे डिफरेंशिएबल है, ये क्या नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा? नो नेबरहुड में तो नहीं होगा, बिकॉज सीआर इक्वेशन को सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है, बाकी पॉइंट्स पे नहीं। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन z0 पे डिफरेंशिएबल तो है, बट फंक्शन नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो विल नॉट बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ z0। एनालिटिक होने का मतलब क्या बताया गया था? सर वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा है और उसके आमने एट सामने भी नेबरहुड पॉइंट्स। neighborhood। बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट पे एनालिटिक डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा। किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब है वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, उसके नेबरहुड में भी होगा। यहाँ पे आप चेक करो, z0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या एनालिटिक होगा? नो सर, वो सो नहीं होगा सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो किसी एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट नॉट एनालिटिक। बस एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा, बट एनालिटिक नहीं होगा। बिकॉज एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट ये फंक्शन नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब बेसिकली फंक्शन जो है वो z0 पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक पॉइंट पे, बाकी पॉइंट्स पे नहीं करता। तो फंक्शन सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन ओनली एट z0, नॉट इन द नेबरहुड। जो नेबरहुड है उसमें सेटिस्फाई नहीं करता सीआर इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? एनीवन? सर हाँ बताइए। सर फिर तो ये z0 पे भी एनालिटिक नहीं होगी ना सर? हाँ तो मैंने तो ये लिखा चाहे है ये ना, डिफरेंशियल z0 एनालिटिक तो नहीं होगा, लेकिन वहां z0 पर पे सर सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बताइए। सीआर इक्वेशंस वहां पर ये सेटिस्फाई करती है सर फंक्शन। सीआर, आप मुझे एक चीज बताओ, मैं जो पीछे नेसेसरी कंडीशन बताया, ये सीआर इक्वेशन एवरी पॉइंट के लिए बताया गया या एक पॉइंट के लिए बताया गया? सर पूरे रीजन के लिए। पूरे रीजन के लिए ना। एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करने का मतलब थोड़ी ना एनालिटिक होगा। नेसेसरी कंडीशन है सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट एवरी पॉइंट इन द रीजन। रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स है सब पे सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, ओके सर। एक पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई करता है तो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, बट एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक पॉइंट पे ऐसा है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। वन एग्जांपल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सपोज मॉड z स्क्वायर, या सिंपल अगर मॉड z भी होता, मॉड z स्क्वायर ये फंक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। मॉड z स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये होता है ना।
जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था मॉडुलस का फॉर्मूला, स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका बताइए इसका रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो। जीरो। रियल फंक्शन है तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होगा। अब बताइए अगर आप चेक करो ये सीआर इक्वेशन मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेल यू डेल एक्स आएगा 2x, डेल वी डेल वाई, वी जीरो है तो डेरिवेटिव भी जीरो ही होगा। डेल यू डेल वाई 2y एंड डेल वी डेल एक्स माइनस डेल वी डेल एक्स, सीआर इक्वेशन में माइनस डेल वी डेल एक्स आता है, ये भी जीरो। तो अब मुझे बताइए ये सीआर इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नो सर। No, sir. डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल वाई इक्वल आना चाहिए। डेल यू डेल एक्स 2x आया है, डेल वी डेल वाई 0 आया है। डेल यू डेल वाई 2y माइनस डेल वी डेल एक्स 0, तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल एक पॉइंट पे बनेगा। No, sir. x equal to 0, y equal to 0. Yes, sir. At origin it will satisfy CR equation only at the origin. Will satisfy CR equation only at z equal to 0. z equal to 0 का मतलब x और y 0 है, x equal to 0, y equal to 0। अब देखिए x और y अगर दोनों 0 बन जाता है तो इक्वली तो बनेगा। अगर x 0 बन गया तो ये भी 0 बन जाएगा, 0 और 0 तो इक्वल ही है। y 0 बन गया तो ये भी 0 बन जाएगा। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तो करेगा लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट? z इक्वल टू 0। तो बताइए बाकी किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, एनालिटिक नहीं है। जीरो पे सर। राइट, बट एनालिटिक नहीं है। द फंक्शन इज differentiable at z equal to 0 but not analytic at z equal to 0, because एनालिटिक होने के लिए नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो मॉड z स्क्वायर ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है बट सिर्फ एक पॉइंट पे, z इक्वल टू 0। तो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, एनालिटिक नहीं होगा। इस स्टेप में कोई डाउट है एनीवन? सर No, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्यों नहीं आया? ये तो रियली होता है ना। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड जेड तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो फंक्शन का प्रॉपर्टी है। मॉड जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस आपका रियल फंक्शन है, इमेजिनरी फंक्शन है? एक बार बैक स्लाइड रियल फंक्शन ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं वो तो रियल ही आता है। तो मॉडुलस रियल फंक्शन है तो मॉडुलस का स्क्वायर भी क्या आएगा? रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। सर ओके हाँ सर, बताइए। एक बार बैक स्लाइड दिखाना। हाँ क्या क्वेश्चन है? सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता मॉड स्क्वायर, तो मॉड स्क्वायर को, मॉड जेड स्क्वायर को हम जानते हैं जेड इनटू जेड स्टार। तो जेड स्टार तो सर डिफरेंशिएबल नहीं है ना सर, तो इसको हम डायरेक्टली भी नॉन अल्टरनेटिव लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। ये Thank सारी you, चीजें sir. रिलेटेड ही हैं, जस्ट डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं हम। थैंक यू सर। ऐसा और कोई एग्जांपल बता सकते हैं जैसे मैंने मॉड जेड स्क्वायर का बताया? सम मोर एग्जांपल्स इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
चेक चलो। करके देखिए, 1 रियल by पार्ट z ऑफ square. जेड, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसमें भी सेम ये ट्रू होगा. दीज आर डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 0. इसको अब रियल इमेजिनरी पार्ट में लिखिए एंड डू द कैलकुलेशन, जैसे मॉड जेड स्क्वायर के लिए किया गया. ये एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जेड इक्वल टू 0 पे, बाकी पॉइंट्स पे नहीं. तो ये जेड इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल तो होगा बट एनालिटिक नहीं. सेम कैलकुलेशन आप इन फंक्शंस के लिए भी कर सकते हैं. सर हमारे पास दोनों चॉइसेस है ना, कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी रखें या एक्स वाई में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं. बिल्कुल नॉट बिल्कुल. एनालिटिक हो. दोनों से सेम ही मतलब आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट सेम ही होगा. अब जेड में रख के करो या एक्स वाई में चेंज करके करो. अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा. ठीक है ना. आई थिंक क्लियर एवरीवन ये. यस सर. जी सर. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट, इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. ओके सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस. ये काफी कॉमन क्वेश्चन इस पार्ट से, जो कॉची-रीमान इक्वेशन या सीआर इक्वेशन में डिस्कस किया. क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है. क्वेश्चन में बोला गया है u is this one, 3x cube minus 9x square xy square plus 4xy. It is the real part of a complex analytic function fz. तो fz एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट गिवन है. अब पूछा गया है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन. इसका ऑपोजिट भी पूछ सकते थे. इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट कीजिए. तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है. जब आपको एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन होगा, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो, या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, रियल पार्ट कैलकुलेट करो. तो अब देखिए, 1 सेकंड. जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसको हम लिखते हैं u प्लस आयोटा वी. यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स में है u प्लस आयोटा वी. ठीक है. अब ये क्या बोला गया है, ये एनालिटिक नेचर का है. दिस फंक्शन इज एनालिटिक, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है. तो ये फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v किसको सेटिस्फाई करेगा? को. ठीक है. इसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है. तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे. फर्स्ट कैलकुलेट डेल यू डेल एक्स. u गिवन है तो डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं. डेल यू डेल एक्स आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y. ठीक है. और सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू डेल एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल वी डेल वाई. डेल वी डेल वाई. तो डेल यू डेल एक्स के बदले डेल वी डेल वाई रिप्लेस कर दिया. तो डेल वी डेल वाई इज 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y. तो यहां से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए v क्या आएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड विथ रेस्पेक्ट टू y. बट यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव था. y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव था. तो जब आप यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, x को कैसे ट्रीट करना होगा? कांस्टेंट. बिकॉज यहां पर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था. सो टेकिंग yx एज ए कांस्टेंट.
x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो x वाले टर्म्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो कितना आ रहा है बताइए? सिंपल कैलकुलेशन है। v which is a function of x and y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए। ये आएगा 9x² y minus 3y cube minus minus 3y plus cube 2y square plus 2y square 2y प्लस square. 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट ट्रीट किया है, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो x का फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमने x को क्या ट्रीट किया है? कांस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो उसके अंदर भी x प्रेजेंट हो, बिकॉज x को हमने तो कांस्टेंट माना है, तो इस कांस्टेंट के अंदर x भी रह सकता है। तो v इज दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज हमें फाई पता नहीं है ना, फाई का मैथमेटिकल फॉर्म। यहां तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, ये क्वांटिटी बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फाई ऑफ एक्स। सिंस यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट किया गया था, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर x भी प्रेजेंट हो सकता है। सर वहां पे 3y क्यूब होगा ना? नहीं होगा सर, 3y क्यूब, राइट। ये सब 3y क्यूब 3y क्यूब। ठीक है, अब बताइए फाई कहां से पता करेंगे? फाई ऑफ एक्स जो एक्स का फंक्शन है, दूसरी कंडीशन से। जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा सीआर इक्वेशन है, उससे पता करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में u गिवन था, हमने v कैलकुलेट किया। तो u गिवन था, मैं लिख लेता हूं, इसको यूज करना पड़ेगा। u था 3x क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 4xy, ये था ना, प्लस 4xy। हाँ सर। ठीक है, और जो हमने v कैलकुलेट किया वो है 9x² माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ x। u गिवन था, v हमने फर्स्ट सीआर इक्वेशन से पता किया। ना अगर आप सेकेंड सीआर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, डेल u डेल y इक्वल टू माइनस डेल v डेल x, जो सेकेंड कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। u और v जो ऊपर है, तो डेल u डेल y कितना आएगा देखिए, माइनस 18xy प्लस 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस डेल v डेल x, माइनस डेल v डेल x आएगा 18 माइनस 18xy, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, प्लस d5 dx। ऊपर जो u और v लिखा गया है उसको यहां पे यूज किया गया। ये u था, दिस इज u, तो डेल u डेल y कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये v है तो माइनस डेल v डेल x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां पे देखिए d5 dx इसलिए लिखा गया है, ये फाई सिर्फ x का फंक्शन है ना, फाई जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसके अंदर y का डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। पार्शियल डेरिवेटिव कब लिखते हैं? जब मोर देन वन वेरिएबल है, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे फाई जो है वो तो सिर्फ x का ही फंक्शन है, y तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखा गया है इंस्टेड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। फाई सिर्फ x का ही फंक्शन है, तो यहां से आप फाई काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए माइनस 18xy माइनस 18xy कैंसिल कर जाएगा, तो क्या आ गया, d5 dx इज इक्वल टू माइनस 4x।
तो सिंपल इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ये होगा -2x²। इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो किसी का फंक्शन होगा या सम नंबर होगा? सम नंबर। सम नंबर। बस यहाँ पे तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो -2x² प्लस c। c इज सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सम नंबर। तो इस तरीके से सेकंड CR इक्वेशन यूज करके हम फाई ऑफ x पता लगा सकते हैं। तो यहां से हमें जो इमेजिनरी पार्ट v है उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो पता चल जाएगा। तो v इज इक्वल टू 9x² माइनस 3y³ प्लस 2y² 5x माइनस 2x² प्लस c। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसका रियल पार्ट क्वेश्चन में गिवन था। रियल पार्ट गिवन था, हमने इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया यूजिंग CR इक्वेशन। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन हो और रियल पार्ट कैलकुलेट करने को बोला जाए, तब भी हम CR इक्वेशन का ही हेल्प लेंगे। बिकॉज फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये 4x कहां से आया? ये तो 4x यहाँ पे था ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन। फिर सर अच्छा ठीक, हाँ ठीक। del u del y में आएगा ना 4x। एनी अदर डाउट्स? सर हम लोग अगर स्टेप्स हमें फॉलो किए। हाँ बताइए सर। ये लास्ट वाला जो c कांस्टेंट है उसको और निकालने का जरूरत नहीं और ऐसे रख देंगे सर? इसको c रख देंगे। c निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो इसी फॉर्मेट में आंसर रखेंगे। सर हम इसको लोग तो मिलनेस थॉम्सन मेथड से भी कर सकते हैं ना? मिलने थॉम्सन मेथड जो है उसमें हम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो अलग चीज है। मिलने थॉम्सन मेथड हम यूज करते हैं, उसमें भी हम मिलने थॉम्सन मेथड में इसी चीज का यूज होता है जो CR इक्वेशन है। मिलने थॉम्सन मेथड होता है अगर आपको रियल पार्ट गिवन है और फंक्शन पता करना है। सर ये जो सेकंड वाला मेथड है, मतलब du/dy इक्वल्स माइनस dv/dx जो है, इससे हम लोग पहले करके नेक्स्ट वाला दूसरा बार करें तो ऐसे निकल सकता है ना फिर? हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने इनका क्वेश्चन ये है, हमने पहले क्या किया है, पहले फर्स्ट CR इक्वेशन यूज किया और फिर सेकंड CR इक्वेशन यूज किया। आप ऑपोजिट भी कर सकते थे, पहले सेकंड CR इक्वेशन फिर फर्स्ट CR इक्वेशन, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। एनी अदर डाउट्स? सर प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। हेलो इस क्वेश्चन में है तो बता दीजिए। सर वो जो Previous आपने question? लास्ट एग्जाम्पल कराया ना रियल z वाला, उसमें सर अगर हम रियल z को सॉल्व करते हैं तो वो x आता है। बिल्कुल मतलब उसका जो रियल पार्ट आता है u x आएगा और v 0 आएगा। जब हम इसमें CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो del u by del x 1 आ रहा है और del v by del y 0 आ रहा है। तो इसमें सिर्फ 0 पे कैसे डिफरेंशिएबल हो रहा है फंक्शन? अगर आपका z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू अगर 0 है तो फंक्शन ही आपका क्या बन जाएगा? u ही 0 नहीं बन जाएगा? u क्या आया? x आया है ना आपका, u जो है वो x आया है। अगर आप z इक्वल टू 0 की बात करो तो z इक्वल टू 0 पे फंक्शन ही क्या बन जाएगा? 0। ओके तो डेरिवेटिव भी कितना बनेगा? 0 सर। ओके सर। ठीक है ना। अब बताइए मुझे, यहाँ पे हमने फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था एनालिटिक, हमने CR इक्वेशन यूज करके u से v पता किया। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसके अंदर z का पॉजिटिव पावर आना चाहिए या नेगेटिव पावर आना चाहिए? पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव इंटीजर पावर। अगर ये एनालिटिक है तो इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर आना चाहिए, ये आएगा भी। देखिए just one second.
हमने जो u और v, u क्वेश्चन में गिवन था और v हमने कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन को लिखते हैं f of z is u प्लस आयोटा v, ये होता है। u और v को अगर आप रिप्लेस करें, u क्या था, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, नहीं 3x क्यूब था, 3x क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 4xy, ये u क्वेश्चन में गिवन था। और हमने जो v कैलकुलेट किया तो प्लस आयोटा v था 9x स्क्वायर y माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सिंस ये फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर सी आने चाहिए। ठीक है, इसमें भी सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर सी आएंगे। कैसे पता करेंगे, इसमें जो टर्म सेम डिग्री के हैं उनको अलग अलग एक साथ लिखिए, जो सेम डिग्री के हैं। अब बताइए सेम डिग्री, इसका डिग्री कितना है, फर्स्ट टर्म का 3, सेकंड का 3 और 3 किसका है डिग्री, 9x स्क्वायर y। इन चारों टर्म का डिग्री 3 है, तो सेम डिग्री वाले जो टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे। 4xy का डिग्री कितना है 2, 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर, इनका डिग्री भी 2। तो कुछ टर्म्स है जिनका डिग्री 3 है, कुछ टर्म्स है जिनका डिग्री 2 है, उनको डिग्री 3 वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और डिग्री 2 वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो डिग्री 3 वाला जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे 3x क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y माइनस 3y क्यूब प्लस जो डिग्री 2 वाले टर्म्स है, प्लीज म्यूट रखिए, प्लस आयोटा 2y स्क्वायर माइनस आयोटा सर 9x स्क्वायर का आयोटा नहीं आएगा और माइनस 3y क्यूब के साथ माइनस क्या क्या, ओके सर थर्ड टर्म। यस सर, 3 आयोटा y क्यूब, बिल्कुल सही। और c जो है आयोटा c, उसको अलग रखते हैं आयोटा c। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो डिग्री 3 वाला पार्ट है, फर्स्ट टर्म जो है बेसिकली, उसमें अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x क्यूब प्लस 3 आयोटा x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस आयोटा y क्यूब। एनीवन, ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, पहले डिस्कस किया हमने, z क्यूब, इट इज बेसिकली x प्लस आयोटा होल क्यूब मतलब z क्यूब। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट से अगर आपने माइनस 2 आयोटा कॉमन लिया, माइनस 2 आयोटा, तो देखिए आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy प्लस आयोटा c जैसा है वैसे ही रख देते हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो सेकंड पार्ट से जब आपने माइनस 2 आयोटा कॉमन लिया तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, z स्क्वायर को। तो देखिए f ऑफ z का एक्सप्रेशन क्या आ गया, f ऑफ z इज इक्वल टू 3z क्यूब माइनस 2 आयोटा z स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट की। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, जिसका रियल पार्ट क्वेश्चन में गिवन था और इमेजिनरी पार्ट हमने कैलकुलेट किया। इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स है या नेगेटिव इंटीजर पावर्स, पॉजिटिव पावर्स,
और पॉजिटिव इंटीजर पावर क्यों होना चाहिए? फंक्शन का नेचर क्या था? एनालिटिक। तो इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z। और पॉजिटिव इंटीजर पावर है, इसीलिए ये फंक्शन एनालिटिक भी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ये प्रॉपर्टी तो हमने कल ही क्लास में पढ़ा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन जब ऐसे मिलेंगे ना, जो फंक्शन एनालिटिक है, रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट कीजिए, अगर ये लिखा गया है जो फंक्शन एनालिटिक है, तो उसको आप ऑलवेज जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर, उसको आप ऐसे पॉजिटिव इंटीजर पावर में ऑलवेज एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऑल्दो हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस जब फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर जेड के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही प्रेजेंट होंगे, वो समझने के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया। किस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये जस्ट 2015 का क्वेश्चन है, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी टाइप का है। आई थिंक रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। एग्जाम में ना 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। बुक का पेज नंबर कौन सा सर? क्या क्वेश्चन बुक से है ना सर? हाँ, प्रीवियस ईयर बुकलेट का है। तो क्वेश्चन में देखिए एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है, तो एनालिटिक फंक्शन u प्लस आयोटा v, और रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, और कैलकुलेट क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया, पर जैसा मैंने बताया इसमें 4 ऑप्शन गिवन है ना, तो इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। सिंस एनालिटिक फंक्शन है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं जस्ट फर्स्ट सीआर इक्वेशन यूज कर रहा हूं। देखिए डेल यू डेल एक्स या डेल यू डेल एक्स, ये बेसिकली यू है, यू को ही इस क्वेश्चन में फाई बोला गया है, ठीक है। वो तो यू वी ए बी सी डी कुछ भी बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसकी मर्जी है। तो डेल यू डेल एक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? देखिए 2x प्लस 4, और सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू डेल एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल वी डेल वाई। तो डेल वी डेल वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2x प्लस 4। जस्ट चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन पे v गिवन है, v को सही बोला गया है, इमेजिनरी पार्ट। कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी। ए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को जस्ट ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो यहीं से पता चल जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है। क्वेश्चन में यू गिवन था, हमने डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट किया, डेल यू डेल एक्स आ गया 2x प्लस 4। सिंस एनालिटिक फंक्शन है तो डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल वाई इक्वल आना चाहिए, तो डेल वी डेल वाई भी क्या आना चाहिए? 2x प्लस 4। तब जस्ट चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में v गिवन है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये सब टाइम बचा सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब भी सी ऑप्शन ही आएगा, इस सब टाइम बचा सकते हैं जस्ट। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट विल टेक ए ब्रेक।
ये TFR 2013 का क्वेश्चन है। एक फंक्शन है, एनालिटिक गिवन है, तो स्मॉल a का वैल्यू कितना है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन को। तो इस फंक्शन का रियल पार्ट क्या है देखिए, वो तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट और बाकी जो है वो रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है दिस वन। और इमेजिनरी पार्ट v ये है आयोटा के साथ जो है 2y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ax। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन। ठीक है, सिंस कॉम्प्लेक्स z प्लेन में -1 आएगा सर, कुछ गलत लिखा है मैंने, ओके राइट, -1 तो सिंस ये फंक्शन एनालिटिक है तो u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जस्ट एक CR इक्वेशन यूज कीजिए, उसी से आंसर पता चल जाएगा, दोनों को यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो MCQ क्वेश्चंस में ये फायदा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कैलकुलेट करना है तभी आंसर पता चलेगा। तो डेल यू डेल एक्स अगर आप कैलकुलेट करें क्या आ रहा है देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, ये पार्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है 1 इंटू सेकेंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट 1 प्लस एक्स प्लस वाई और सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस 2ax, ये डेल यू डेल एक्स है, इक्वल टू डेल वी डेल वाई। ये तो आसान है, ऑप्शन ए -1 राइट, -1 आंसर है। स्मॉल a का वैल्यू -1 आएगा, ये आ गया। ठीक है ना, इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। ये बेसिकली आप देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में -y प्लस y ये कैंसिल करेगा और ये पार्ट आएगा 2x प्लस 2ax इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, 2x माइनस 2ax। आई थिंक इस राइट हैंड साइड में मैंने 2 मिस किया, +1 भी है ना। तो यहां से काफी आसान कैलकुलेशन है, 2 तो कैंसिल कर गया, यहां से आप a का वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये बेसिकली आएगा 4ax इक्वल टू -4x। तो दोनों तरफ अगर आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं तो आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा -1, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 CR इक्वेशन यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, एक CR इक्वेशन से काम चल गया। ऑप्शन ए करेक्ट। Any doubt in this? No, sir. No, sir. So let's take a break. After that, we will continue. सर इसकी पहली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। कौन सा स्लाइड? यस सर, ओके ठीक है। हेलो सर। बताइए सर, जो एक आपने क्वेश्चन करवाया था सेकंड स्लाइड में, z² अपॉन z² z की पावर 4 + 1 वाला,
सर उसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 ली थी, 4 वैल्यू 4 उसका रूट आएंगे, तो वो सर पॉजिटिव ही क्यों लिए क्या? कोई जरूर नहीं, नेगेटिव ले लो। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आपकी मर्जी है, 4 कंसेक्यूटिव लेना है सिर्फ। पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉइंट सेम ही आएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर इधर सर z टू द पावर 3/2 और z टू द पावर 5/2, ये सर डिफरेंशिएबिलिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका सर जो थर्ड ऑर्डर और सर मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये सर डिसकंटिन्यूअस होता है z इक्वल टू 0 में, इसलिए। बिल्कुल। ओके सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर पहली 2 स्लाइड बता देना। थैंक यू सर।